पहले मुझे एक फोन आया जो कि मेरे एक फॉलोअर का था, जो मुझे पिछले कुछ महीनों से मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे थे और वो मेरे वीडियोस से अपने बच्चे के नीट यूजी एडमिशन के लिए प्लान करना चाहते थे। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल रखे जिन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि मैं इस वीडियो को बनाऊं और उन सवालों का जवाब मैं सभी के लिए प्रेजेंट करूं, क्योंकि वो सवाल बहुत क्रिटिकल थे और बहुत रेलेवेंट थे। सबसे पहले मैं उन कॉलर का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। शी इज अ वेरी लीडिंग डॉक्टर, studied from one of the most reputed institutions of India, Maulana Azad Medical College, and she herself, along with her husband, is very renowned practitioner in Bangalore. And they said they have 3 children and all of the 3 children want to be doctors. जब उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल ये पूछा कि सर, हम अपने बच्चे का एडमिशन इंडिया में नहीं करवाना चाहते। हम आपके वीडियोस देखते हैं जिसमें आप बताते हैं कि फॉरेन के एमबीबीएस से क्या नुकसान है, बट मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरी जो एप्रीहेंशंस हैं इंडिया में एमबीबीएस एजुकेशन को लेके, क्या वो सही है या वो आप उसमें कुछ अपना वैल्यू ऐड करना चाहेंगे। यहां पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि वो खुद भी एक मेडिकल कॉलेज में टीचिंग कर चुकी हैं और जो 3 चीजें उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में दी, वो तीनों की तीनों चीजें मुझे लगता है कि आज के दिन में कहीं ना कहीं हर मां बाप और हर बच्चे को जानना जरूरी है। उन्होंने 3 चीजें कही। पहली बात उन्होंने कहा कि सर, 2024 में नीट यूजी को लेकर जो भी बवाल हुआ, उसके बाद हमारा नीट यूजी के एग्जाम की सैंक्टिटी से विश्वास उठ गया है। हमें ऐसा लगता है कि शायद नीट यूजी के एग्जाम के सिस्टम को बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है और मेरिट को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाके एक सिर्फ मैनिपुलेशन और करप्शन से ही एडमिशन को मैनेज किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उन्होंने अपने टीचिंग में ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पहला स्ट्रगल करते हैं और जैसे ही उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रगल शुरू हो जाता है, जिसमें कि वो नीट पीजी या नेक्स्ट की तैयारी के लिए कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे कहा कि सर, मैं डॉक्टर विद क्लिनिकल प्रैक्टिस देखना चाहती हूं, ना कि डॉक्टर विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। उन्होंने जो मुझे कहा, मैं उसको समझता भी हूं, उसको पर्सनली फील भी करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर रहा हूं। मैंने भी एक कॉलेज में पढ़ाया है और मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं आज के दिन में सिंसियरिटी लेवल हर बच्चे का यूनिफॉर्म नहीं है। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बहुत क्रिटिकल रखा, वो ये रखा कि रिसेंटली उनको अपने बच्चे के लिए एक अपने फेलो डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ा और वहां पे उन्होंने देखा, उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि उन डॉक्टर ने जिनको कि उन्होंने कंसल्ट किया था, जो कि एक बहुत लीडिंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के पैनल पे थी, उस डॉक्टर ने जो डिफाइंड क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं उनको ना समझते हुए बहुत अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस और बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस उनको क्रिएट किया। तो उनका सवाल यह था कि क्या हमारे देश में सच में मेडिकल एजुकेशन इतनी खराब हो चुकी है कि डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो ये तीनों ही सवाल बहुत क्रिटिकल थे। मेरा उनके साथ बहुत डिस्कशन हुआ, मैंने उनके हर पर्सपेक्टिव को समझा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहां पे दिया। बट मुझे लगता है कि शायद ये तीनों ही सवाल आप जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर नीट यूजी का जो सारा बवाल हुआ 2024 में, उसका क्या इंपैक्ट है और क्या हमें 2025 में या उसके बाद क्या सच में नीट यूजी के ऊपर से अपना विश्वास उठा लेना चाहिए। देखिए, मैं यहां पे एक बात सबसे पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया एंड यूट्यूब इज फुल ऑफ पीपल विद वेरी वेरी डाइवर्जेंट व्यूज। मैं किसी भी व्यू को गलत या सही नहीं प्रूव करना चाह रहा हूं, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जिन भी इन्फ्लुएंसर को, जिन भी स्पीकर को आप सुन रहे हैं, प्लीज आप उनके सभी वीडियोस को देखिए और देखिए कि क्या उनके कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी है या नहीं है। नीट यूजी को लेके शायद 4 जून को जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, मैंने उसके कुछ ही दिनों बाद एक वीडियो बना के बहुत असर्टिवली ये बात कही थी कि नीट यूजी के एग्जाम में जो भी अभी डिस्कशन चल रहा है, जो भी अभी एक बवाल चल रहा है, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। अगर आप मेरे पीछे वीडियोस देखेंगे,
उसमें मैंने आपको नीट यूजी के ऊपर जो भी डिस्कशंस हो रहे थे, जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही थी, उनके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट के व्यू से मैच करता था। मैंने जून में एक पॉडकास्ट में ये बहुत क्लियरली समझाया था कि आखिर ये जो सब नीट में मार्क्स वर्सेस रैंक का जो डिस्कशन हो रहा है, क्या उसकी कोई रेलेवेंस है, क्या उसका कोई बेस है। मैं आपको एक बात एश्योर करना चाहूंगा। मैं 3 चीजें मैंने हमेशा ही पिछले 1 साल के वीडियोस में हमेशा ये बात कही। सबसे पहली बात, कोई भी एग्जाम सिस्टम अपने आप में फुल प्रूफ नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस मेल प्रैक्टिस या उस करप्शन को कंटेन किया जा रहा है या वो वाइड स्प्रेड हो रहा है। नीट यूजी के केस में भी जितने भी सालों से नीट यूजी हो रहा है, हर साल कुछ ना कुछ लीकेज, कुछ ना कुछ सोल्वर गैंग, कुछ ना कुछ चीटिंग की घटनाएं घटती रहती थी। और ओवरऑल सिस्टम उन चीटर्स को आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करके उस सिस्टम से बाहर कर देता था। और इस साल भी वही हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली अब की बार जो सबसे ज्यादा बवाल खड़ा हुआ था वो इस बात पे हुआ था कि लोगों को यह उम्मीद थी कि 610 615 नंबर पे हमारा वो रैंक आ जाएगा कि हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। अब ये जो कारण था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इतने बच्चों के इतने ज्यादा अच्छे नंबर आ गए कि रैंक 655 पे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेना मुश्किल हो गया, उसका जो स्पेसिफिक रीजन था वो भी मैंने एक वीडियो में वहां पे प्रेजेंट किया था कि पिछली बार जो पेपर का स्ट्रक्चर था वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना ऑप्टिमाइज हो चुका था कि बच्चों ने बहुत अच्छे से उस पेपर को अटेम्प्ट किया। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का पैलेटिव आता है और उसके बाद एग्जाम का स्ट्रक्चर और पैटर्न चेंज होता है और फिर से वापस इवैल्यूएशन उसी स्कोर पे आ जाता है जहां से कि वो शुरू होता है। नीट यूजी के केस में थोड़ा सा एक स्पेसिफिक क्या हो जाता है कि नीट यूजी सिंगल शिफ्ट एग्जाम होता था और नीट यूजी में रिजल्ट में बच्चे को मार्क्स और रैंक दोनों पता लगता था। बट अनफॉर्चुनेटली कोचिंग सेंटर्स के लिए मार्क्स का रेलेवेंस ज्यादा होता है क्योंकि मार्क्स के बेस पे ही वो बच्चों को मोटिवेट या अट्रैक्ट करते हैं। इंसिडेंटली मार्क्स का और ऑल इंडिया रैंक का कोई रिलेशन किसी भी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है और यही चीज 2024 में सारी कंट्रोवर्सी की बेसिक रूट कॉज बनी। तो अगर आप इस बात को समझते हैं कि रैंक और मार्क्स का कोई कोरिलेशन नहीं होता है तो शायद आप समझ पाएंगे कि उस कंट्रोवर्सी का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं था। दूसरा चीज, जब हम बात करते हैं नीट यूजी एग्जाम के सैंक्टिटी की या उसकी इंटेग्रिटी की, शायद ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि हां कुछ गलतियां हुई थी और वो एनटीए हमेशा ही उस बात को लेकर डिनायल मोड में रहा जो कि उनका सबसे बड़ा नुकसान था। बट इफेक्टिवली there was and there will always be some leakage, some cheating, some malpractice in every exam whatsoever. So मुझे नहीं लगता कि आपको सिर्फ एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा बना, जो एक बहुत बड़ा नॉइस लेवल बना पिछले साल, उसको लेके आपको अपने सिस्टम से विश्वास उठा देना चाहिए। सिस्टम कोई भी हो परफेक्ट नहीं होता है, वो एक जर्नी होती है टुवर्ड्स परफेक्शन। सो आई थिंक नीट को लेके भी हमारे देश में जो सिस्टम अभी बन रहे हैं उनमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है और वो इंप्रूवमेंट्स धीरे धीरे टाइम के साथ आ भी रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना विश्वास इतना जल्दी इस सिस्टम से उठा लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम से विश्वास क्यों उठ रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया। 2024 में रीनीट करके लोगों ने इतना ज्यादा शोर मचाया कि इफेक्टिवली बच्चों को भी डर लगने लगा था कि क्या हमें दोबारा से नीट का पेपर देना पड़ेगा या नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक बहुत ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि रीनीट और या नीट की इंटेग्रिटी को लेके कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि नीट यूजी 2024 की कंट्रोवर्सी के कारण आपको इस सिस्टम से अपना विश्वास उठा के बाहर कहीं एडमिशन लेने की प्लान करनी चाहिए। दूसरा इशू जो उन्होंने रेज किया वो ये रेज किया कि जब वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही थी तो वो बहुत कॉमनली एक सिचुएशन देखती थी कि बच्चे क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और वो सभी के सभी नीट पीजी या नेक्स्ट की तैयारी में बिजी रहते हैं। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल पूरी तरह से एग्री करता हूं और अंडरस्टैंड करता हूं कि आज के दिन में अनफॉर्चुनेटली एक इस तरह का माहौल बना दिया गया है
कि बच्चे सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे रहते हैं। मैं बार बार एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि यह एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। कोचिंग एक एसेंशियलिटी है, बट इट इज नॉट एज एसेंशियल एज इट इज कंपेयर टू एकेडमिक्स। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में ही जाके नीट पीजी की तैयारी करने लगेगा और अगर वो पूरा 5 साल का जो पीरियड है उसमें अच्छे से पढ़ाई या अच्छे से क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं लेगा, तो क्या सच में उसको कोई एक बहुत अच्छा नीट पीजी का एडमिशन या नीट उसका एक करियर मिल सकता है? बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मार्केटिंग गिमिक्स ने ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर दिया है, ऐसा फोमो क्रिएट कर दिया है कि हर बच्चे को लगता है कि अगर मैंने अपने आप को नीट पीजी की कोचिंग के लिए एनरोल नहीं किया तो शायद जैसे कि मैं बहुत कुछ लूज कर जाऊंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, नीट पीजी या नेक्स्ट का पूरा पैटर्न जो है वो आपके क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग और क्लिनिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। अगर आप अच्छे से 5.5 साल की पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली आपको कहीं भी किसी भी तरह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपीट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। She was very, very accurate in her assessment that I don't want doctors with MCQ knowledge. I want doctors with clinical knowledge. Yes, this is a problem. I sincerely request all the students who are pursuing medical education that please do not give that long importance to NEET PG coaching as to the your regular academics and clinical exposure. तीसरा पॉइंट जो उन्होंने रखा वो ये रखा कि क्या आज के दिन में सच में हमारी क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स इतनी अच्छी है कि वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स और डायग्नोसिस को बहुत अच्छे से समझ के एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑफर कर पा रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं इस फील्ड को इसलिए भी जानता हूं क्योंकि आई हैव स्पेंट अबाउट 18 years इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आई हैव इंटरेक्टेड विद मेडिकोज फ्रॉम वेरियस स्पेशलिटीज एंड सुपर स्पेशलिटीज, और मैं एक बात को देखता हूं कि यस, there has been a deterioration in the quality of medical education between say around 2010 to 2020, और शायद यही कारण था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एमसीआई को स्क्रैप करके उसको एनएमसी से रिप्लेस करना पड़ा। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी भी एनएमसी इफेक्टिव नहीं है। एनएमसी का जो रोल था वो डिलीवर नहीं हो रहा है। एनएमसी के जो गवर्निंग काउंसिल्स थी, जो बॉडीज थी, जो काम उनको करना चाहिए था वो अभी नहीं हो रहा है। बट I still believe कि not every college is bad। चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें, प्राइवेट की बात करें, डीम्ड की बात करें, तीनों ही कैटेगरीज में अच्छे कॉलेज भी एग्जिस्ट करते हैं और बुरे कॉलेज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम सिर्फ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट में ये कहें कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज बैड, नो, इट इज नॉट। आज भी बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो अपने नॉलेज बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। शायद सोशल मीडिया पे भी उस तरह के एग्जांपल्स रिसेंटली, जैसे एक डॉक्टर टिटलियाल का अगर हमने देखा एम्स में कि कितना उनको रिस्पेक्ट और कितनी उनको एक ग्रेटिट्यूड मिला उनके पेशेंट्स और उनके फेलोज से, तो ये चीज है। ऐसा नहीं है कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत खराब है, बट यस, इंडिया में मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी को लेके कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट अभी नहीं है। अगेन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि एनएमसी हैज फेल्ड मिजरेबली इन डिलीवरिंग अप टू एक्सपेक्टेशन। 2023 में एनएमसी ने क्यूसीआई ऑफ इंडिया को 750 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया कि वो इंडिया के सभी मेडिकल कॉलेजेस का क्वालिटी रेटिंग करे, बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग हैज हैपेंड ऑन दैट लेवल। आज के दिन में एक बच्चे या एक पेरेंट्स के लिए यह असेस करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है कि वो इंडिया के सभी 725 कॉलेजेस को कैसे रैंक करे। ये बात मैं समझता हूं, ये प्रॉब्लम मैं समझता हूं, ये पेन मैं समझता हूं, बट मैं उसके बाद भी इस बात पे असर्ट करूंगा कि नॉट एवरी मेडिकल कॉलेज इज बैड एंड नॉट एवरी सेक्टर इज एज होपलेस एज इट इज प्रेजेंटेड टू बी। मुझे लगता है कि वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन वेयर वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ एडमिशन एंड एजुकेशन, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर इज हैविंग अ ग्रेट सोशल वैल्यू। तो अगर आप इंडिया में पढ़ना चाहते हैं या बाहर पढ़ना चाहते हैं, आपको एक बात जरूर समझना है कि उस कंट्री में या उस सोसाइटी में मेडिको की क्या सोशल वैल्यू है। और मुझे लगता है कि इंडिया के डॉक्टर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यादा अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है एज कंपेयर टू डॉक्टर स्टडी फ्रॉम एनीवेयर एल्स। तो मुझे लगता है कि आपको एक बहुत ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में यह डिसीजन लेना चाहिए कि क्या आप
आपको इंडिया से एमबीबीएस करना चाहिए या बाहर से एमबीबीएस करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो में कोई बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको कही उसमें आपकी अपनी राय क्या है, प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपना फीडबैक इस वीडियो के बारे में देना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट।